उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। ब्लड रेस मुसन्निफ मजहर कलीम। दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक की आवाज़ सुनकर डाइनिंग रूम के सोफे पर बैठा इमरान बेइख्तियार चौंक पड़ा। सुलेमान सौदा सलफ की खरीदारी के लिए बाजार गया हुआ था और इमरान इस वक्त अकेला बैठा एक किताब के मुतालिया में मसरूफ था कि बैरूनी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक की आवाज़ सुनाई दी। इमरान दरअसल दस्तक की वजह से चौंका था, क्योंकि कॉल बेल की बजाय दस्तक देने से जाहिर था कि बाहर कोई ऐसा आदमी है जिसे कॉल बेल का भी पता नहीं। दस्तक एक बार फिर हुई तो इमरान किताब मेज पर रखकर उठा और तेज तेज कदम उठाता दरवाजे की तरफ बढ़ गया। अरे क्या मुसीबत है, एक तो पहाड़ पर मकान बना लिया है, फिर दरवाज़ा भी नहीं खोलते। दरवाजे के बाहर एक और नुस्वानी आवाज़ सुनाई दी। लहजा बता रहा था कि बोलने वाली कोई बुढ़िया है। इमरान ने दरवाज़ा खोला तो दरवाजे पर वाकई एक बूढ़ी औरत मैले कपड़े पहने खड़ी थी। सर्दी शदीद होने के बावजूद उसके जिस्म पर एक फटा हुआ पुराना सा स्वेटर था और वो शदीद सर्दी की वजह से कांप भी रही थी। इसकी आंखों पर आतशी शीशों की एक गोल फ्रेम वाली ऐनक थी जिसकी कमानियां शायद टूट चुकी थी और उसने इस फ्रेम को धागों से कान से बांध रखा था। बेटा, तुम्हारा नाम उमरू है? बूढ़ी औरत ने आतशी शीशों के पीछे आंखें फाड़ फाड़ कर इमरान को देखते हुए कहा। उमरू? वो तो कब का मर चुका है बूढ़ी अम्मा, बहुत बड़ा अय्यार था, अब तो बच्चे उसकी कहानियां पढ़ते हैं। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मर गया? हाय, जवानी में ही मर गया। मैं तो बड़ी आस लेकर आई थी, मुझे सीनों ने बताया था वो बड़ा जसूस मसूस है, मेरा काम कर देगा, मगर वो तो बेचारा मर गया। हाय मेरी किस्मत, बूढ़ी अम्मा ने इंतहाई अफसोस भरे लहजे में कहा। जीनू कौन है बूढ़ी अम्मा? इमरान ने हैरान होते हुए कहा, क्योंकि बूढ़ी अम्मा के जसूस मसूस कहने से वो समझ गया था कि बूढ़ी उससे मिलने आई है, लेकिन उससे पहचानता ना था। मेरी बेटी है ज़ैनब, उसने बेचारे उमरू को गोदों खिलाया था। बेचारा कैसे मर गया जवानी में। हाय, उसकी अम्मा का क्या ख्याल होगा, बड़ी आस मुराद का बच्चा था उसका। बूढ़ी ने बाकायदा अफसोस करते हुए कहा और इमरान को जीनत के नाम से याद आ गया कि वो उसे यहाँ जिस आया ने खिलाया था ये उसका नाम ले रही है जिसने इमरान को पाला था। उसे ज़ैनब आपा कहा करता था, क्योंकि उसकी पैदाइश के बाद अम्मा भी शदीद बीमार हो गई थी और काफ़ी अरसा बीमार रही थी, इसलिए डैडी ने उसकी परवरिश के लिए आया रख ली थी। 6-7 साल उनके पास रही थी, फिर अपने किसी बेटे के पास चली गई थी। ओह, तो आप जीनत आपा की माँ हैं, कमाल है, आप अभी तक जिंदा हैं? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। क्यों, क्या हुआ है मुझे? अल्लाह रखे, अभी मैंने दुनिया में देखा ही क्या है। नगूड़ा कैसे मुंह भर कर कह रहा है कि अभी तक जिंदा हो। बूढ़ी अम्मा को इमरान की बात पर यकलख्त गुस्सा आ गया। मैं आपको नहीं कह रहा था, मैं तो सड़क पर से गुजरने वाले आदमी से बात कर रहा था। अंदर आइए, बाहर सर्दी है। मैं वही हूँ जिसे ज़ैनब आपा ने पाला था, मेरा नाम इमरान है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और अम्मा का बाजू पकड़कर उसे अंदर ले आते हुए कहा। अच्छा, तो तुम हो उमरू? जीनू बता रही थी बहुत आफत बच्चा थे तुम, हर वक्त उसका नाक में दम कर रखा था, अभी देखो मर कर फिर जिंदा हो गए। तुम हो जसूस मसूस, बूढ़ी अम्मा ने आंखें फाड़ते हुए कहा। और मैं क्या करता बूढ़ी अम्मा, ज़ैनब आपा की नाक थी ही इतनी बड़ी कि उसमें दम करना पड़ता, बाहर ही नहीं निकलता था। इमरान ने उसे ड्राइंग रूम के सोफे पर बिठाते हुए कहा। क्या कह रहे हो, जीनू की नाक छोटी है? ओए गज़ब खुदा का, जो मुंह में आता है कह देते हो। मेरी जीनू तो लाखों में एक है, वो तो बेचारी गुर्बत में ख़राब हो गई, वरना तो चांद भी उससे शर्माता था। बूढ़ी अम्मा को बेतरह गुस्सा आ गया। वाकई अम्मा भी चांद शर्माता था, बेचारा बाहर ही ना निकलता था। खैर आप बताएं, इतनी सर्दी में कैसे आना हुआ? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और बूढ़ी अम्मा ने इमरान के तंज को समझे बगैर अस्बात में सर हिलाना शुरू कर दिया। क्या बताऊं बेटा, क्या ज़माना आ गया है, हर तरफ चोरियां डाके पड़ रहे हैं, गजब हो गया। एक हमारा ज़माना था, चैन का सुख का, जेवरों से लदी औरत सैकड़ों कोस अकेली चलती तो कोई नगोड़ा आंख उठा कर भी ना देखता, मगर अब तो दीदों का पानी ही मर गया, अंधेर नगरी है सारी।
अंधेर नगरी, अम्मा बी ने तेज लहजे में कहा। कमरे में चूंकि हीटर चल रहा था इसलिए गर्म कपड़े में आने के बाद बूढ़ी अम्मा की ना सिर्फ कपकपी खत्म हो गई थी बल्कि अब उसकी जबान भी गर्म हो गई थी। बूढ़ी अम्मा इस वक्त के लोगों का पता होता था कि ये जेवर पीतल के हैं, इन पर सोने का पानी चढ़ा हुआ है, इसलिए किसी ने क्या करना था। आप बताएं आपको मुझसे क्या काम है? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम ठीक कहते हो, वाकई ही कितना सब्र शुक्र वाला जमाना था। सोने का पानी चढ़वा कर लोग खुश रहते थे, मगर अब तो सोना पहन कर भी खुश नहीं रहते। दोज़ख का ईंधन है आजकल के सब, बस हर तरफ जुल्म हो रहा है। सब्र शुक्र तो खत्म हो गया, बस कयामत नज़दीक है। बूढ़ी अम्मा ने दूसरे ज़ाविये पर बात शुरू कर दी। इसलिए तो कह रहा हूँ बूढ़ी अम्मा कि आप अपना काम बताएं, कयामत तो करीब है, ऐसा ना हो कि आपका काम रह जाए और कयामत आ जाए। इमरान ने कहा। हाय अल्लाह, कयामत आ गई तो फिर क्या होगा? अभी तो मैंने अपनी पोती की सगाई भी नहीं की, अभी तो मेरे कलवे को तनख्वाह भी मिलनी है। हाय, ये तुम क्या कह रहे हो? कुछ सोच कर बात किया करो। एक तो आजकल के लोगों को समझ नहीं आता कि क्या हुआ है, बगैर सोचे समझे जो मुंह में आता है कह देते हैं। एक हमारा ज़माना था, बड़ों का इतना लिहाज अदब था कि बड़ों के सामने बात करनी तो क्या, आंख उठाकर नहीं देखते थे। सच है, ज़माने से बेहया शर्म ही उठ गई। बस कयामत नज़दीक है, बूढ़ी अम्मा ने वावेला करते हुए कहा। और इमरान बेख्तियार सर खुजाने लगा, क्योंकि बूढ़ी अम्मा ने वाकई ही उसे जिच कर दिया था। और जो भी बात करता बूढ़ी अम्मा उसे अपने ज़माने की तारीफ़ और मौजूदा ज़माने की बदतारीफ़ी में बदल कर बात शुरू कर देती। क्या हुआ तुम्हें? क्या गूंगे खाकड़ खा लिया है जो मुंह में कंगियां डालकर बैठे हो? मैं इतनी दूर से चलकर आई हूँ, तुम्हारी शक्ल देखती रहूं। जीनो तो तुम्हारी बड़ी तारीफ करती थी, तुम बहुत बड़े जसूस मसूस हो, बड़े बड़े धाकड़ चोरों को तुमने पकड़ लिया है, मगर तुम तो मुझे शक्ल से ही किसी यतीम खाने के मुंशी नजर आते हो। ख्वामखा इतनी मुसीबत उठाई, ये जीनों की भी अकल मारी गई है। तुमसे बात तो होती नहीं और तुम चोरों को पकड़ोगे। या अल्लाह, अब मैं क्या करूं, किसके पास जाऊं? कोई मुझ बुढ़िया किस्मत की मारी की सुनता ही नहीं। बूढ़ी अम्मा ने ऊंची आवाज में वावेला शुरू कर दिया। बड़ी अम्मा, क्या तुम्हारी चोरी हो गई है? इमरान ने मुस्कुराते हुए पूछा। चोरी? हाय, मैं तो लुट गई, तबाह हो गई, और तुम कैसे सूखे मुंह से पूछ रहे हो कि चोरी हो गई? अंधेर नगरी है, सारी अंधेर नगरी, बूढ़ी अम्मा ने रोने वाले लहजे में कहा। कितनी चोरी हुई है? मैं दे देता हूँ इतनी रकम, इमरान ने जान छुड़ाने के अंदाज में कहा। तुम दोगे रकम? मुझे तो खतरा है कि तुम मेरे पल्लू में बंधे 2 रुपए भी ना लूट लो। तुम्हारी जैसी शक्ल होती रकम देने वालों की। हाय जीनो, तुमने मुझे कहाँ फंसा दिया। हाय अल्लाह, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? कोई मुझ बुढ़िया की सुनता ही नहीं। अंधेर है अंधेर, कलजक है कलजक। बूढ़ी अम्मा ने रोते हुए कहा। आखिर कुछ बताएंगी भी सही कि क्या हुआ है? इमरान आखिरकार चिढ़कर बोला। सारी दुनिया को उंगलियों पे नचाने वाला इस वक्त वाकई ही बुरी तरह जिच हो रहा था। अच्छा, तो तुम्हें अभी पता ही नहीं क्या हुआ? सुनो, ये आ गया है ज़माना। अरे मेरे खानदानी तावीज़ चोरी हो गया और तुम्हें पता ही नहीं। ये हाल हो गया है ज़माने का, बूढ़ी अम्मा ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। खानदानी तावीज़ चोरी हो गया? क्या मतलब? इमरान वाकई ही बूढ़ी की बात सुनकर बुरी तरह चौंक पड़ा। यानी तुम जाहिल भी हो, तुम्हें तावीज़ का भी नहीं पता? हाय हाय, क्या ज़माना आ गया। एक हमारा ज़माना था, हर गांव में मुंशी होते थे, पढ़े लिखे आलिम फाजिल। एक ये ज़माना है कि तावीज़ का भी पता नहीं। हाय कमबख्त जीनो, कहाँ फंसा दिया तुमने मुझे। जाहिलों के पास क्या मिलता है, बूढ़ी अम्मा ने रोते हुए कहा। और इमरान की हालत वाकई ही देखने वाली थी। बूढ़ी अम्मा, मुझे ये तो पता है कि तावीज़ होता है, लेकिन तावीज़ किसने चोरी किया है? इमरान ने फीकी सी हंसी हंसते हुए कहा। इसकी समझ में आ रहा था कि इस बूढ़ी को कैसे डील करे। लो और सुनो, अब ये भी मैं बताऊं कि किसने चोरी किया है? तुम जासूस हो या मैं? ऐसे वैसे कैसे पता चलेगा? मेरे साथ मौका देखो, वो मुई इनकारी करो, फिर पता लगेगा कि तुम तो बस यहाँ बैठकर बस पटर पटर बातें किए जा रहे हो, बूढ़ी अम्मा ने गुस्सेले लहजे में कहा। आपने ये तावीज़ किससे लिया था? इमरान ने मजबूरन पूछा। उसे बूढ़ी अम्मा की हालत पर वाकई बहुत रहम आ रहा था। मैंने लिया था, अरे कह तो रही हूँ, खानदानी तावीज़ था। मेरा दादा बहुत बड़ा आदमी था, 500 गांव की जागीर थी, मगर उसे लत पड़ गई सैर सपाटे की, और इस मुए सैर सपाटे ने सारी जागीर खा ली। आखिर में एड़ियां रगड़ रगड़ कर मरा।
बस मरते वक्त यही तावीज़ था इसके पास। वो दे गया मेरे बाप को कि उसको संभाल कर रखूं। ये बड़ा जालाली तावीज़ है। फिर मर गया। मेरे बाप को भी सैर सपाटे का शौक़ हुआ और वो भी तावीज़ को गले में डाले ना जाने कहाँ कहाँ फिरता रहा। आखिर वो भी मरने से पहले ये जलाली तावीज़ मुझे दे गया। मैं उसकी इकलौती बेटी जो थी। कहने लगा, बीबी उसे संभाल कर रखना, इसमें ख़जाना है, तुम्हारी औलाद के काम आएगा। अब इस मुँह तावीज़ में कहाँ से ख़जाना आ जाना था, लेकिन मेरे बाप की निशानी थी। मैंने उसे अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ रखा। हर वक्त गले में डाली रखती थी। मगर ना जाने कौन कमबख्त था वो बंदर की शक्लों वाले 2 दिन पहले आ गए धम से और मुझसे नक्शा मांगने लगे। मेरे पास कहाँ से आया नक्शा? इन नगोड़े बंदरों ने मुझे मारना शुरू कर दिया। देखो ज़ख्म, मुझे बूढ़ी जान को मार मार कर अधमुआ कर दिया। फिर चले गए। मैं रोती पीटती जीनों के पास पहुंची। इस बेचारी ने हल्दी चूना थोपा तो मैं चलने के काबिल हुई। वो मेरा ख़ानदानी तावीज़ चोरी कर गए। जीनों ने मुझे तसल्ली दी कि उमरू बड़ा जसूस महसूस है, उसने बड़े बड़े ढाकर चोरों को पकड़ा है, इसलिए गोती पड़ती यहाँ आ गई। मगर तुम तो बस बातें किए जा रहे हो, चोरों को तो पकड़ते ही नहीं। हाय मेरी किस्मत, हाय मेरे बाप की निशानी। अब मैं उसे कहाँ ढूंढूं? खुदा लानत करे मुँह इन बंदरों पर ना जाने कहाँ से मुझ किस्मत मारी के घरान घुसे। बुढ़िया ने कहा और इमरान की आंखें चमक उठी। बूढ़ी अम्मा, क्या वो चोर अंग्रेज थे? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। हाय वो मुँह तो काफिर थे, बंदरों की शक्ल वाले, गिट पिट कर रहे थे। उनके साथ एक यहाँ का लफंगा भी था, बड़ी बड़ी मूँछों वाला, मोई की आंखों में खून उतरा हुआ था। उसी ने तो मुझे पीटा था। उसने हाथ में एक मोटा सा कड़ा पहना हुआ था, कड़े में हीरे लगे थे। मैं चीखती रही, पीटती रही, गिड़गिड़ाती रही, मगर वो मुझ बूढ़िया को मार कर चले गए। अल्लाह करे टांगे टूटे नगोड़ों की। बूढ़िया ने इस तरह वावेला करते हुए कहा कि उसी लम्हे कॉल बेल की आवाज़ सुनाई थी और यकलख्त बुढ़िया सहम गई। हाय वो यहाँ भी पहुँच गए, मुझे बचा लो, बचा लो। बूढ़िया ने इंतहाई खौफजदा लहजे में कहा और सोफे से नीचे कालीन पर गिर कर गिड़गिड़ाने लगी। अरे अरे, ये तो मेरा मुलाजिम है सुलेमान। तुम फिक्र ना करो बूढ़ी अम्मा, तुम्हारा खानदानी तावीज़ इन बंदरों से ला दूंगा तुम्हें। इमरान ने बूढ़ी अम्मा को हौसला देते हुए कहा और उठकर दरवाज़ा खोलने बाहर चला गया। दरवाजे पर वाकई ही सुलेमान मौजूद था। उसने बहुत से थैले पकड़ रखे थे। सुलेमान, मेरी आपा की अम्मा आई हुई हैं, बेचारी सर्दी से ठटर रही हैं। तुम ऐसा करो, जाकर मार्केट से एक गर्म जर्सी ले आओ। इमरान ने सुलेमान से मुखातिब होकर कहा। आपकी आपा की अम्मा? क्या मतलब, जीनों की माँ की बात कर रहे हैं आप? सुलेमान ने हैरान होते हुए पूछा, क्योंकि सुलेमान बचपन से ही उनके घर में पला था, इसलिए वो सबको अच्छी तरह जानता था। हाँ हाँ वही, इमरान ने सर हिलाते हुए कहा। वो रबड़ की बुढ़िया भी जिंदा है? हर वक्त बोलती रहती थी, कमबख्त जब भी जीनों से मिलने आती हमारी नाक में दम कर लेती। सुलेमान ने किचन की तरफ बढ़ते हुए कहा और इमरान मुस्कुराता हुआ वापस ड्राइंग रूम में आ गया। कौन था? बूढ़िया ने बड़े सहमे हुए लहजे में कहा। मेरा बावर्ची है सुलेमान, इमरान ने कहा। उसी लम्हे सुलेमान सामान किचन में रखकर ड्राइंग रूम में आ गया। अच्छा तो तुम अभी तक जिंदा हो रबड़ की बुढ़िया? कमाल है, तुम्हें ना हार्ट अटैक होता है ना ब्लड प्रेशर, ना जाने किस रबड़ से बनी हुई हो। सुलेमान ने कमरे में दाखिल होते हुए मुस्कुराते हुए कहा। अरे तुम काले चटोरे, खा खा कर क्या जिस्म निकाल रखा है। हाय, इसलिए बेचारे उमरू की ये हालत है, हड्डियां निकली हुई हैं। तुम कुछ छोड़ते भी हो के खाने में? बचपन में भी हर वक्त बावर्ची खाने में घुसे रहते थे खाने के लिए। बुढ़िया ने आतिशी शीशों के पीछे से आंखें फाड़ फाड़ कर दरवाजे में खड़े सुलेमान को देखते हुए कहा। और तुम जो सीनों से कपड़े लेकर पूरा गठरा ले जाती थी, अपनी बात नहीं करती? मैं तो समझा था मर खप गई होगी, मगर तुम तो शायद कयामत के बोरिये लपेटने आई हो। सुलेमान ने तरकी जवाब देते हुए कहा। सुलेमान, जो मैंने कहा है वो करो, जाओ, इमरान ने सुलेमान से मुखातिब होकर कहा और सुलेमान सर हिलाता हुआ दरवाजे की तरफ मुड़ गया। देखो क्या जमाना आ गया है, बड़ों का लिहाज ही खत्म हो गया है। देखा है तुमने कैसे बातें कर रहा था, मगोड़ा चटोरा, बुढ़िया ने गुस्से ले लहजे में कहा। बूढ़ी अम्मा, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा खानदानी तावीज़ जल्दी मिल जाएगा। ये लो, ये रकम अपने पल्लू से बांध लो। सुलेमान अभी आ रहा है, वो तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आएगा। इमरान ने कोट की जेब से 500 वाले 10 नोट निकालकर बुढ़िया की तरफ बढ़ा दिए।
ये नोट तुम मुझे दे रहे हो? मुझे? बुढ़िया की हालत इतने सारे बड़े नोट देखकर ऐसी हो रही थी जैसे अभी बेहोश होकर गिर पड़ेगी। हाँ देखो, तुम जीनो आपा की अम्मा हो तो फिर मेरी तो बड़ी अम्मा हुई, इसलिए इनकार ना करना। लाओ मैं तुम्हारे पल्लों में बांध दूं। इमरान ने कालीन पर घुटनों के बल बैठते हुए कहा और बुढ़िया को शायद सकता सा हो गया। वो बेहिस्सो हरकत बैठी बस नोटों को देखी जा रही थी। इमरान ने उसके मैले से दुपट्टे के पल्लू में नोट बांध दिए। ओह, इस गंदे जमाने में फरिश्ते भी रहते हैं, कमाल है। सीनो सच कह रही थी, तुम वाकई बड़े जासूस हो। अब मुझे यकीन आ गया है तुम मेरा खानदानी तावीज़ भी ढूंढ लोगे। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। वो धू न हो पूतो फलो। बूढ़ी अम्मा ने कहा और झूली उठाकर दुआएं देने लगी। बूढ़ी अम्मा ये बात आए कि वो गटपट करने वाले किस वक्त आए थे? तुम्हारे घर और घर में और कोई नहीं है, तुम अकेली रहती हो। इमरान ने मौजू बदलने के घर से कहा और दोपहर को आए थे। वो नामुराद बंदर, मेरी बहू तो बच्चों समेत मैके गई हुई थी और बेटा नौकरी पर था। मैं नगोड़ी अकेली थी, घर पर खाट पर पड़ी धूप सेक रही थी कि वो आ गए। अल्लाह की मारो उन पर, बुढ़िया ने कहा। तुमने वो तावीज़ खोलकर भी देखा था? इमरान ने सर हिलाते हुए कहा। हाय हाय तौबा, जलाली तावीज़ को कौन खोल सकता है? आग लग जाती है। बुढ़िया ने फौरन ही कानों को हाथ लगाते हुए कहा। इतनी देर बाद सुलेमान वापस आ गया। उसके हाथ में एक पैकेट था। लो बूढ़ी अम्मा, ये गर्म जर्सी पहन लो, तुम्हारे लिए सुलेमान लेकर आया है। कहता है बूढ़ी अम्मा तो बहुत नेक है। इमरान ने सुलेमान के हाथ से पैकेट लेकर उसे गर्म जर्सी निकालते हुए कहा। बेटा सुलेमान ले आया है? वाह, ये तो बचपन ही से शरीफ बच्चा था, सब तारीफें करती थी इसकी, बस नकोड़ा चटोरा था। खैर बच्चों में तो होती ही है आदत, बूढ़ी अम्मा ने खुश होते हुए कहा और इमरान हंस पड़ा। सुलेमान बूढ़ी अम्मा के रक्शे में बिठाकर उसके घर छोड़ाओ और ख्याल रखना इसके पल्लू में रकम है, कहीं गिरा ना दे। इंतहाई संजीदा लहजे में सुलेमान से मुखातिब होकर इमरान ने कहा। जी अच्छा। सुलेमान ने भी इमरान का मूड पहचानते हुए संजीदा लहजे में कहा। इस दौरान बूढ़ी अम्मा जर्सी पहन चुकी थी। फिर उसके टेप दोबारा स्टार्ट हो गया, आधी इमरान के लिए और आधी सुलेमान के लिए। आखिर बुढ़िया इंसाफ पसंद तो थी। जब सुलेमान उसको लेकर फ्लैट से चला गया तो इमरान ने टेलीफोन का रिसीवर उठाया और तेजी से नंबर डायल करने लगा। यस, टाइगर स्पीकिंग। दूसरी तरफ से टाइगर की आवाज़ सुनाई थी। वो अभी तक बाहर ना निकला था और अपने कमरे में ही था। इमरान बोल रहा हूँ, इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। यस बॉस। टाइगर का लहजा यकलख्त बौद्बाना हो गया। टाइगर ज़ेर ज़मीन दुनिया के किसी ऐसे आदमी को जानते हो जिसकी बड़ी बड़ी मूछें हों और हाथ में ऐसा कड़ा पहनता हो जिस पर हीरे जड़े होते हों? इमरान ने संजीदा लहजे में पूछा। हीरे चढ़कर? ओह यस बॉस, ये तो विकी की खास निशानी है। पेशावर कातिल है, वैसे जॉनी के ग्रुप से अटैच है और गोल्डन बार इसका खास अड्डा है। शार पर भी गजब का है बॉस, टाइगर ने पूरी तफसील बताते हुए कहा। तो ये विकी इस वक्त कहाँ होगा? इमरान ने सर हिलाते हुए पूछा। पिछले कई दिनों से नजर नहीं आया, कहीं बाहर हाल, इसका पता चल जाएगा। टाइगर ने जवाब दिया। ओके, उसे तलाश करो और जहां भी हो मुझे फ्लैट पर इतला दो, मैं उसे फौरन मिलना चाहता हूं। इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। यस बॉस। दूसरी तरफ से टाइगर ने जवाब दिया। इमरान ने ओके कहकर रिसीवर रख दिया और मेज पर पड़ी हुई किताब को उठाकर दोबारा पढ़ने में मसरूफ हो गया। दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनते ही सोफे पर बैठा हुआ गैर मुल्की चौंक कर सीधा हो गया। यस कम इन, उसने भारी आवाज में कहा। दूसरे लम्हे दरवाजा खुला और दो गैर मुल्की नौजवान जिसके साथ एक बड़ी बड़ी मूंछों वाला मकामी भी था अंदर दाखिल हुआ। क्या हुआ? सोफे पर बैठे हुए लंबे तड़ंगे गैर मुल्की ने आकर पूछा। विक्ट्री बॉस, इनमें से सबसे आगे आने वाले ने मुस्कुराते हुए कहा और बॉस का चेहरा खिल उठा। ओहो कैसे? क्या वो नक्शा मिल गया? बॉस ने बेख्तियार उठकर खड़ा हुआ। यस बॉस, ये विकी का कारनामा है। उसने इस मूंछों वाले मकामी की तरफ इशारा करते हुए कहा जिसके हाथ में हीरे जड़ा कड़ा था। वेरी गुड, कहाँ है? दिखाओ मुझे, बॉस ने इंतहाई इश्तियाक भरे लहजे में कहा और इस गैर मुल्की ने जेब से एक इंतहाई पुराना और बुसीदा सा कागज निकाला जो तहशुदा था और फिर उसने इंतहाई एहतियात से उनकी तहें खोली और उसे दरमियानी मेज पर रखकर उस पर हाथ फेरने लगा ताकि वो दोबारा ना मुड़ जाए। ओह वाकई, कैसे मिला ये? बॉस ने गौर से इस बौसीदा कागज को देखते हुए पूछा जिस पर आड़ी तिरछी बेशुमार लकीरें नजर आ रही थी, कहीं कहीं हिंसे भी लिखे हुए थे। बॉस, हमें सिर्फ इतना मालूम था कि यहाँ एक शिकारी कैसरे हसीन रहता है जो कि बठियार खाने नामी मोहल्ले में रहता था, लेकिन इतने बड़े शहर में हम कैसे ढूंढते? लेकिन विकी ने वो पुराना मकान ढूंढ निकाला। वहां से पता चला कि कैसरे हुसैन की एक बेटी थी जो ये मकान फरोख्त करके एक नई जगह जैसे यहाँ गुलबहार कहते हैं रहती है। विकी ने वहां इस औरत को जिसका नाम साहब बीबी है 2 दिन की कोशिश के बाद ढूंढ लिया। ये औरत बूढ़ी थी और घर में अकेली थी, उसे नक्शे का इल्म ही ना था। इस पर विकी को ख्याल आया तो उसने उसके गले में मौजूद सुर्ख रंग का काला लॉकेट खींच लिया और फिर जब इस लॉकेट को खोला तो इसमें यह नक्शा निकला। इस गैर मुल्की ने तफसील बताते हुए कहा।
कमाल है, इस कदर अहम नक्शा और वो बूढ़ी औरत उसे गले में लटकाए फिरती थी। बहरहाल विकी ने कमाल किया है, नामुमकिन को मुमकिन बना दिया है। अब इस नक्शे को प्रोफेसर ब्रिस्की खोद निखाते हैं और वहीं से पढ़कर बताएगा। आओ चलें। बॉस ने कागज तह करके दोबारा जेब में डालते हुए कहा। फिर सब एक दूसरे के पीछे चलते हुए कोठे के बैरूनी हिस्से में पहुंचे, जहां एक स्याह रंग की कार मौजूद थी। चंद लम्हों बाद कार तेज रफ्तारी से मुख्तलिफ सड़कों पर दौड़ती हुई एक रिहायशी कॉलोनी में दाखिल हुई। ये कॉलोनी उमरा की थी। यही बड़ी बड़ी कोठियां दूसरे से काफी फासले पर बनी हुई थी। ड्राइविंग सीट पर बॉस खुद था और थोड़ी देर बाद उसने कागज एक कोठी के जहाजी साइज के फाटक के सामने मोड़कर रोकी। जैगर उतरकर कॉल बेल बजाओ। बॉस ने साथ वाली सीट पर बैठे हुए इस गैर मुल्की से कहा। इससे बातें करता रहा था जिससे दूसरा गैर मुल्की और विकी उकपी सीट पर थे। जैगर नीचे उतरा, उसके गेट पर मौजूद कॉल बेल का बटन दबा दिया। चंद लम्हों बाद छोटा फाटक खुला और एक बूढ़ा मुलाजिम बाहर आ गया। प्रोफेसर से कहो ऑर्नर लाया है, बॉस ने कार की खिड़की से सर बाहर निकालते हुए कहा। जी अच्छा, मुलाजिम ने सर हिलाते हुए कहा और छोटे फाटक में गायब हो गया। थोड़ी देर बाद फाटक खुल गया और बॉस ने कार आगे बढ़ा दी। बड़े से पोर्च में कार रोककर वो नीचे उतरे और फिर उसी मुलाजिम की फाटक बंद करके वापस आने तक कार के करीब खड़े रहे। आइए जनाब, मुलाजिम ने मौदबाना लहजे में कहा और बरामदे के कोने में मौजूद वसी अरीज ड्राइंग रूम में उन्हें ले आया। आप तशरीफ रखें, प्रोफेसर साहब आ रहे हैं, मुलाजिम ने मौदबाना लहजे में कहा और खुद ड्राइंग रूम से बाहर निकल गया। वो चारों ड्राइंग रूम में मौजूद इंतहाई कीमती सोफों पर बैठ गए। चंद लम्हों बाद इंदरूनी दरवाजे से एक दुबला पतला लेकिन खासा फुर्तीला आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसके सर के बाल बर्फ की तरह सफेद थे। उसने जिस्म पर स्लीपिंग गाउन पहन रखा था, आंखों पर सोने के फ्रेम का चश्मा था। वो चारों उसके अंदर दाखिल होते ही एहतरामन खड़े हो गए। हेलो ऑर्नल्ड, क्या हुआ, कुछ पता चला इस कैसरे हसीन का? प्रोफेसर ने बॉस से मुखातिब होकर कहा। हम नक्शा ले आए हैं प्रोफेसर, ऑर्नल्ड ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और प्रोफेसर बेइख्तियार उछल पड़ा। क्या कह रहे हो, नक्शा ले आए हो? ये कैसे मुमकिन है? मुझे 6 माह हो गए हैं यहाँ झक मारते, मुझे तो आज तक कैसरे हसीन का पता नहीं चल सका और तुम कह रहे हो कि नक्शा ले आए हो? प्रोफेसर ने यकीन न आने वाले लहजे में कहा। हम भी शायद आपकी तरह ही ढूंढते रहते, लेकिन विकी ने ये काम 3 दिनों में कर दिखाया। ये देखिए नक्शा, ऑर्नर ने मुस्कुराते हुए कहा और जेब से वो तहशुदा कागज निकालकर इसने प्रोफेसर के हाथ में दे दिया। कमाल है, फिर तो विकी हम सब से बाजी ले गया। वेल डन, प्रोफेसर ने मुसरत भरे भरपूर लहजे में कहा और तहशुदा कागज को खोलकर गौर से देखने लगा। फिर उसने आंखों में मौजूद ऐनक उतारकर एक तरफ रखी और स्लीपिंग गाउन की जेब से दूसरी ऐनक निकालकर उसने आंख से लगाई। वो अब कागज पर फैली हुई आड़ी तिरछी लकीरें उसके दरमियान लगे हुए हिंसों को गौर से देखने लगा। ऑर्नर उसके साथ ही खामोश बैठे हुए थे। यही नक्शा लगता है, लेकिन ये कोड में है। इसका मतलब है कि हम कामयाब रहे। अब मुझे इस डिकोड करना पड़ेगा, तब जाकर उसे बाकायदा पढ़ा जा सकेगा। प्रोफेसर ने सर उठाते हुए कहा। कितना वक्त लगेगा इसे डिकोड करने में? ऑर्नल्ड ने होंठ चबाते हुए पूछा। कल तक हो जाएगा, प्रोफेसर ने कहा और ऑर्नल्ड सर हिलाता हुआ उठ खड़ा हुआ। ओके प्रोफेसर, हम कल आएंगे, ऑर्नल्ड ने कहा और प्रोफेसर ने सर हिला दिया और फिर थोड़ी देर बाद वो प्रोफेसर से रुखसत होकर कार समेत कोठी से बाहर आ गए। टेलीफोन की घंटी बजते ही इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। इस वक्त भी उसके हाथ में एक किताब थी। वो सोफे पर नीम दराज किताब पढ़ने में मसरूफ था। यस, इमरान ने किताब से नजरें हटाए बगैर रिसीवर कान से लगाते हुए कहा। टाइगर बोल रहा हूँ बॉस, मैंने विकी को ढूंढ निकाला है। वो इस वक्त 3 गैर मुल्कियों के हमरा आर्च कॉलोनी की कोठी नंबर 12 में मौजूद है। टाइगर की आवाज सुनाई दी। आर्च कॉलोनी, ये कहाँ है? इमरान ने चौंक कर हैरत भरे लहजे में पूछा। ये कहकशां टाउन से मुल्का नई कॉलोनी आबाद हुई है बॉस, टाइगर ने जवाब दिया। ओह अच्छा ठीक है, तुम वहीं रुको, मैं आ रहा हूँ, इमरान ने कहा और रिसीवर रखकर उसने किताब मेज पर रखी और उठकर बाथरूम की तरफ बढ़ गया। टाइगर ने इस विकी के तीसरे रोज जाकर ढूंढा था। 2 रोज से वो मुसलसल यही रिपोर्ट दे रहा था कि विकी कहीं नहीं मिल रहा। सिर्फ इतना मालूम हुआ है कि वो कई रोज से 2 गैर मुल्कियों के साथ देखा जाता रहा है, लेकिन इमरान को मालूम था कि टाइगर इस विकी को आखिरकार ढूंढ ही निकालेगा, क्योंकि इस मामले में वो बेहद सलाहियतों का मालिक था। लिबास तब्दील करके और अलमारी से जरूरी असला जेब में डालकर इमरान फ्लैट से बाहर आया और चंद लम्हों बाद उसकी कार शहर के शुमाल मशरिक में वाक़िया आबादी कहकशां टाउन की तरफ बढ़ी जा रही थी। इमरान को असल दिलचस्पी इस बात पे थी कि ऐसी क्या बात थी जिसमें गैर मुल्की दिलचस्पी ले रहे थे। जीनो आपा की माँ गैर मुल्कियों का हवाला ना देती तो इमरान यकीनन उसे रकम देकर रुखसत कर देता, लेकिन नक्शा और गैर मुल्कियों के हवाले ने मामले को पूरी इसरार बना दिया। वो अब इस मामले की तह तक जाना चाहता था। वैसे भी चूंकि आजकल सीक्रेट सर्विस के पास कोई काम ना था, इसलिए वो फारिग ही था। थोड़ी देर बाद उसकी कार कहकशां टाउन में दाखिल हुई और फिर कहकशां टाउन के इख्तिताम पर वो वाकई ही एक नौ आबाद कॉलोनी में दाखिल हो गया। उसका बड़ा सा बोर्ड भी उसने देख लिया था। आज कॉलोनी में दाखिल होकर कोठी नंबर 12 तलाश करने में उससे कोई खास वक्त ना हुई और फिर
जैसे ही उसने कार एक साइड पर करके रोकी, एक ज़ेरे तामीर कोठी की दीवार के पीछे से टाइगर निकलकर कार के करीब पहुंच गया। अभी वो अंदर है बॉस, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये लोग कहीं सफर पर जाने की तैयारियां कर रहे हैं। टाइगर ने इमरान की कार से उतरते हुए कहा। सफर की तैयारियां कैसे मालूम हुआ? इमरान ने हैरान होकर पूछा। बॉस, इस ज़ेरे तामीर कोठी की दूसरी मंजिल से मैंने अंदरूनी जायजा लिया है। वो कार में होल्ड ऑन और एक सामान रख रहे हैं, जैसे किसी लंबे सफर पर जा रहे हों। टाइगर ने कहा। ठीक है, तुम ऐसा करो, मास्क मेकअप कर लो, वो विकी तुम्हें पहचानता होगा। मैं भी रेडीमेड मेकअप कर लेता हूँ, हो सकता है विकी ने किसी हवाले से मुझे भी देखा हुआ हो। इमरान ने कहा। यस बॉस, टाइगर ने कहा और तेजी से वापस मुड़कर उसी ज़ेरे तामीर कोठी की दीवार के पीछे गायब हो गया। इमरान वापस कार में बैठा और रेडीमेड मेकअप में मसरूफ हो गया। चंद लम्हों बाद टाइगर वापस आ गया। उसकी शक्ल खासी बदली हुई थी। आओ, इमरान ने कार से निकलते हुए कहा और फिर तेज तेज कदम उठाता कोठी के फाटक की तरफ बढ़ गया। कोठी पर किसी किस्म की नेम प्लेट मौजूद ना थी। इमरान ने हाथ उठाकर कॉल बेल का बटन दबाया और फिर इस जेब से एक छोटा सा बटन निकाला और टाइगर की तरफ बढ़ाया। उसे जेब में रख लो, हो सकता है तुम्हें मौका मिल जाए तो ये कमरे में किसी जगह फिक्स कर देना, इमरान ने कहा और टाइगर ने अस्बात में सर हिला दिया। चंद लम्हों बाद फाटक की छोटी खिड़की खुली और एक गैर मुल्की बाहर आ गया। उसके चेहरे पर हैरत के तासुरात थे। जी कौन साहब आप? गैर मुल्की ने गौर से इमरान और टाइगर को देखते हुए कहा। बिल्डिंग इंस्पेक्टर अकराम उल्ला खान, बिल्डिंग का मुआयना करना है, इमरान ने बड़े रोबदार लहजे में कहा। मुआयना? वो किस सिलसिले में? गैर मुल्की ने मजीद हैरान होकर पूछा। आप मालिक हैं इस कोठी के? इमरान ने इसकी बात का जवाब देने के बजाय उल्टा सवाल किया। जी नहीं, हमने तो किराया पर ली हुई है, इस गैर मुल्की ने जवाब दिया। इसलिए आपको इल्म नहीं। कोठी के मालिक ने बिल्डिंग डिपार्टमेंट में कर्जे की दरख्वास्त दे रखी है, उसकी दूसरी मंजिल बनाना चाहता है। इसके लिए हमने सर्वे लेकर इसकी मौजूदा मालियत का अंदाजा लगाना है, इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। ओ अच्छा, ठीक है, आइए, गैर मुल्की ने इस बार कदरे मुतमईन लहजे में कहा और फिर वापस खिड़की में से होता हुआ अंदर चला गया। आप हजरात को तकलीफ तो होगी, लेकिन ड्यूटी इज ड्यूटी, इमरान ने नरम लहजे में कहा। कोई बात नहीं, आप अपना काम करें, एक गैर मुल्की ने कदरे नाखुशगवार लहजे में कहा। मेरा नाम अकराम उल्ला खान है और मैं बिल्डिंग इंस्पेक्टर हूँ। ये मेरे असिस्टेंट तारिक महमूद हैं, इमरान ने बाकायदा अपना और टाइगर का तारुफ कराते मुसाफिया के लिए हाथ बढ़ाया। मेरा नाम आर्नल्ड है और मैं सिविल इंजीनियर हूँ। ये मेरे साथ जैगर और टॉनी हैं और ये हमारा मकामी दोस्त है विकी। इस गैर मुल्की ने ऐसे अंदाज में तारुफ कराया जैसे मजबूरन ऐसा कर रहा हो। आप सब हजरात से मिलकर बेहद खुशी हुई, मगर इन विकी साहब को तो पुलिस तलाश करती फिर रही है। क्यों तारिक? उन्हीं का फोटो था, सिपाही के पास, इमरान ने बड़े आम से अंदाज में खड़े टाइगर की तरफ मुड़कर कहा। जी हाँ खान साहब, लेकिन हमें क्या? टाइगर ने मुंह बनाते हुए कहा। पुलिस क्यों तलाश कर रही है विकी को और आपको कैसे मालूम हुआ? ऑर्नल्ड का लहजा बेहद मशकूक था। असल बात का तो हमें इल्म नहीं। अभी होटल में बैठे हम चाय पी रहे थे कि तारिक का एक दोस्त सिपाही भी वहां आ गया। उसने बताया कि वो एक आदमी को तलाश कर रहा है जिसका नाम विकी है। वो हमसे पूछ रहा था कि हमने उसे देखा तो नहीं। फिर उसने फोटो भी निकाल कर दिखाया, लेकिन जाहिर है हम तो उन्हें देख ही पहली बार रहे थे। इस सिपाही ने इतना बताया था कि विकी पर इल्जाम है कि उसने किसी बुढ़िया के घर में दाखिल होकर उससे मारा पीटा है। उसका खानदानी तावीज़ जबरदस्ती छीन कर भाग गया है। अब पता नहीं ये बात है या कोई और, इमरान ने ऐसे लहजे में कहा जैसे उससे सारे मामले से कोई खास दिलचस्पी ना हो। बकवास है, मैंने तो ऐसा कोई काम नहीं किया, लेकिन यकलख्त गुस्सेले लहजे में कहा। मैं कब कह रहा हूँ आपने किया है? मैं तो इस सिपाही की बात कर रहा था। वैसे फोटो आपका ही था, आगे आप जाने। और आपका? जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, हम सरकारी आदमी हैं, हम तो अपने काम से काम रखते हैं, इमरान ने कहा। इस वक्त टाइगर बाहर आ गया। आइए साहब, मैंने चेक कर लिया है, टाइगर ने कहा। ओके, बहुत शुक्रिया जनाब, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और वापस मुड़ गया। चंद लम्हों बाद वो कोठी से बाहर आ गए थे। 01 फिक्स कर दिया है? इमरान ने बाहर निकलते ही पूछा। यस बॉस, बरामदे के साथ वाले कमरे में फिक्स किया है, टाइगर ने सर हिलाते हुए कहा और इमरान तेजी से अपनी कार की तरफ बढ़ गया। उकबी तरफ आ जाओ, इमरान ने टाइगर से कहा और कार का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गया। उसी लम्हे बोर्ड से टू टू की आवाजें उभरने लगी। इमरान ने डैशबोर्ड के नीचे मौजूद एक बटन प्रेस किया और साथ ही कार में स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। हो सकता है पुलिस बुढ़िया के पास गई हो, उसने वहां तुम्हारी तस्वीर पहचान ली हो, आर्नल्ड की तेज आवाज सुनाई दी। मेरी कोई तस्वीर पुलिस के पास नहीं है, मुझे तो ये आदमी मशकूक लगता है, विकी की आवाज सुनाई दी। कुछ भी हो, अब हमें फौरन ये कोठी छोड़नी होगी। और हाँ, चेक कर लो कोई ऐसी चीज यहाँ मौजूद ना हो जिसे हमारा सुराग लग सके। मैं प्रोफेसर ब्रिस्की को फोन कर लूं। आर्नल्ड की आवाज सुनाई थी और उसके बाद चंद लम्हों तक खामोशी तारी रही। फिर आर्नल्ड की आवाज सुनाई दी। इमरान इस दौरान कार
वो उस कोठी की साइड रोड पर चला था, उसके उकब में पहुंच चुका था। टाइगर भी अपनी कार में पीछे आ रहा था। इमरान ने एक साइड पर कार रोक दी। हेलो प्रोफेसर आर्नल्ड बोल रहा हूँ, हम तैयार होकर आपके पास ही आ रहे हैं, क्या आप तैयार हैं? आर्नल्ड ने कहा। वे चंद लम्हों तक खामोशी तारी रही। उसके बाद आर्नल्ड की आवाज़ दोबारा सुनाई थी। आप फिक्र ना करें प्रोफेसर, हमने हर किस्म के हालात से निपटने की पूरी तैयारी कर ली है। वैसे मेरा ख्याल है ज़रिश्क पहाड़ियों में जब हमने जाना है वहाँ खतरे वाली कोई बात ना होगी। आर्नल्ड की आवाज़ सुनाई थी। ओके प्रोफेसर, हम आ रहे हैं। चंद लम्हों की खामोशी के बाद आर्नल्ड ने कहा। उसके साथ ही रिसीवर रख दिया गया। उसके बाद किसी के चलने की आवाज़ें सुनाई थी और फिर आवाज़ मदम होकर ख़त्म हो गई। इमरान ने कार आगे बढ़ाई और फिर उकब से घूमकर जब वो इससे मुल्हिका कोठी की दूसरी साइड वाली गली से मुड़कर सड़क के करीब पहुंचा तो उसने इस कार को तेज़ी से गली के सामने से गुजरते हुए देखा जो इस कोठी के पोर्च में खड़ी थी। इमरान ने कार आहिस्ता कर ली ताकि ये लोग काफ़ी आगे निकल जाएं। इसने इनका ताकुब करने का फैसला कर लिया था। थोड़ी देर बाद वो सड़क पर आया और उसने कार का रुख उधर ही कर दिया जिधर वो कार गई थी। आर्नल्ड की कार इस दौरान मुड़ मुड़ कर कहकशां टाउन में गायब हो चुकी थी। इमरान खामोशी से आगे कार बढ़ा ले गया और फिर कहकशां टाउन से निकलने के बाद इमरान ने स्याह रंग की वो कार चेक कर ली जिसमें आर्नल्ड और उसके साथी मौजूद थे। इस ग्रोह का लीडर आर्नल्ड ही जाहिर हो रहा था। टाइगर उसके पीछे अपनी कार में आ रहा था। मुख्तलिफ सड़कों से गुजरने के बाद स्याह कार किंग कॉलोनी में दाखिल हुई। ये उमरा कॉलोनी थी। इसमें बड़ी बड़ी कोठियां एक दूसरे से फासले पर बनी हुई थी। चूंकि कॉलोनी में सड़क पर ट्रैफिक तकरीबन ना होने के बराबर थी, इसलिए इमरान ने दरमियानी फासला और बढ़ा दिया। फिर उसने तेजी से कार एक साइड पर मोड़ दी क्योंकि आर्नल्ड और उसके साथियों की कार उसने एक कोठी के गेट के सामने मुड़कर रुकते हुए देख ली थी। टाइगर भी इसके पीछे ही साइड रोड पर मुड़ गया। इमरान ने जरा आगे जाकर कार रोक दी और फिर कार का दरवाजा खोलकर नीचे उतर आया। अब हमें असल सूरत हाल मालूम करनी है। इस प्रोफेसर की कोठी के अंदर जाना होगा, इमरान ने कहा और टाइगर ने सर हिला दिया। तुम इस कोठी के सामने निगरानी करो क्योंकि फोन पर उसे आर्नल्ड ने प्रोफेसर से पूछा था कि वो तैयार है, इसलिए ऐसा ना हो कि मैं उकबी तरफ से जब तक अंदर दाखिल हूं ये सामने की तरफ से निकल जाए। मैं अंदर जाऊंगा, इमरान ने टाइगर को मजीद हिदायत देते हुए कहा और टाइगर खामोशी से वापस सड़क की तरफ मुड़ गया। जब इमरान तेजी से सीधा आगे बढ़ता गया, साइड रोड पर जाकर वो मुड़ा और कोठी के उकबी हिस्से की तरफ बढ़ गया जिसके गेट के आर्नल्ड और उसके साथी मौजूद थे। कोठी जदीद अंदाज की थी, इसलिए इसकी दीवार की बुलंदी कुछ ज्यादा ना थी। उकबी तरफ वैसे ही खाली प्लाट था, वहां कोई आदमी मौजूद ना था, इसलिए इमरान ने उछलकर दोनों हाथ छत पर रखे और दूसरे लम्हे वो दीवार पर चढ़कर उकबी तरफ वसी बाग में कूद गया। चंद लम्हे वो बाढ़ के पीछे दबका रहा ताकि कूदने के बाद होने वाले हल्के से धमाके का रद्द अमल देख सके। दूसरा खतरा उससे कुत्तों का था, लेकिन चंद लम्हों तक वहां मौजूद रहने के बाद किसी कुत्ते की आवाज ना सुनाई थी और ना ही कोई आदमी दिखाई दिया। वो तेजी से बाढ़ के पीछे से निकला और असल इमारत की तरफ बढ़ता गया। इमारत की एक उकबी खिड़की खुली हुई थी, लेकिन खिड़की तारीक थी। इसका साफ मतलब था कि जिस कमरे की ये खिड़की है वो बंद पड़ा हुआ है और इस तरह पड़ा क्योंकि इसका खुली खिड़की से वो आसानी से इस कमरे में दाखिल होकर किसी तरफ भी जा सकता था। लेकिन जैसे ही वो खिड़की के करीब पहुंचा, अचानक खिड़की रोशन हो गई और इमरान बिजली किसी तेजी से खिड़की के नीचे दुबक गया। आओ बैठो आर्नल्ड, मैंने तुमसे ज़रूरी बातें करनी है, एक धीमी सी आवाज़ सुनाई दी। कैसी बातें प्रोफेसर? आर्नल्ड की हैरत भरी आवाज़ सुनाई दी। सुनो आर्नल्ड, मैं तुम्हें असल बात बताता हूँ। मैं ये बात तुम्हारे साथियों के सामने ना करना चाहता था, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ अलहदा ले आया हूँ। Like, comment, share, press the bell icon